Thank You you. can start your presentation. Sir, very Thank nice you. presentation. Yes, sir. Thank you. Yeah. Mr. Nirav, will you start presentation or should I start? Yeah, Pankti, load the presentation. Sir, you can start from your side. No problem. Should I start from my side? Am I visible? Yeah, please, you can start. Hanji sir. So good afternoon, everyone. Myself, Dr. Navneet, I am taking care of physiotherapy department in Rajiv Gandhi Cancer Institute and Research Center. So today I'm going to speak on prevention and management of lymphedema after breast cancer surgery. What is the role of physiotherapy in this? So let's start with one epidemiology slide only. So as we all know, breast cancer is the most common cancer in women, and around 15.6% of all cancers in women, it is breast cancer. अगर हम ग्लोबोकॉन डाटा की बात करें 2018 की, तो वर्ल्ड वाइड 20 लाख से ज्यादा केसेस डायग्नोज किए गए ब्रेस्ट कैंसर के। और वही अगर हम भारत की बात की जाए तो इंडिया में मोर देन 5 लाख केसेस वर रजिस्टर्ड। So overall, every 1 in 28 women is likely to develop breast cancer during her lifetime. अगर हम रूरल एरियाज की बात करें तो ये कम है। अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें तो 1 in 22 women is likely to develop breast cancer. So secondary lymphedema, सर ने पहले एक्सप्लेन कर दिया। lymphedema, as we all know, lymphedema क्या है? एक बिल्डअप हो जाता है हाई प्रोटीन lymph fluid in the tissues just under the skin. So we need to take care of this lymphedema. Either we can prevent it or either we can manage it. So prevention is always better than cure. Incidence rate की बात की जाए तो within 2 years after surgery, 5 to 56% chances are there to develop lymphedema. अगर हम axial lymph node dissection की बात करें, the chances are more. अगर हम sentinel lymph node dissection की बात करें, the chances are less. जैसे सर ने बताया। तो let's come on physiotherapy slide. So prevention strategies. Personally, I also always see that an ounce of prevention is always better than a pound of cure. So prevention strategies में अगर अभी lymphedema नहीं हुआ और अगर breast cancer surgery होती है तो हम क्या-क्या strategies अपना सकते हैं कि lymphedema या तो ना हो या कम से कम grade का हो। तो एक हमारा सबसे पहले आता है prehabilitation, then general precautions, exercises, पोजिशनिंग एंड पेशेंट एजुकेशन एंड काउंसलिंग। ये 5 एस्पेक्ट है जिसको हम अपने यहाँ पर भी देखते हैं अच्छे से कि सर्जरी के एकदम तुरंत बाद हम एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर देते हैं। तो प्रीहेबिलिटेशन क्या होता है? ये सारे एविडेंसेस हैं कि वेदर प्रीहेबिलिटेशन, एक्सरसाइजेस, जनरल प्रिकॉशंस, पोजिशनिंग, पेशेंट फैमिली एजुकेशन, ये जरूरत है या नहीं है। तो हमारे पास बहुत सारी गाइडेंस है, जर्नल्स में पब्लिकेशंस है जो कि कहते हैं कि इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो जनरल प्रिकॉशंस की बात करें तो जनरल प्रिकॉशंस में आई हैव डिवाइडेड प्रिकॉशंस इनटू 3 टाइप्स: स्ट्रिक्ट एडहेरेंस, पार्शियल एडहेरेंस और कंटिन्यू विद एक्टिविटीज। अगर ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी होती है, अगर सपोज करो लिम्फ नोड डायसेक्शन होता है, एक्सिलरी लिम्फ नोड डायसेक्शन होता है, सेंट्रल लिम्फ नोड डायसेक्शन होता है। सेंट्रल लिम्फ नोड डायसेक्शन में हमें प्रिकॉशंस लेने की बहुत ही कम जरूरत होती है। इसको हम कहते हैं रिस्क रिड्यूसिंग बिहेवियर। हम अपने बिहेवियर को कैसे चेंज कर सकते हैं। बट अगर एक्सिलरी लिम्फ नोड डायसेक्शन हुआ है और टोटल डायसेक्शन हुआ है तो हमें इसको स्ट्रिक्ट एडहेरेंस की जरूरत है। अब क्या क्या हमें प्रोटोकॉल्स लेने चाहिए जनरल प्रिकॉशंस में? एक तो स्ट्रिक्ट एडहेरेंस हमें रखना है आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करके रखना है उन पेशेंट्स को। प्रिवेंशन और इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ इन्फेक्शन। अगर उस लिम्ब में कोई भी इन्फेक्शन होता है उसका इमीडिएट मैनेजमेंट होना चाहिए। पिक लाइंस और कैनुला उस साइड पे नहीं लगनी चाहिए थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम। अवॉइड एनी टाइप ऑफ ट्रोमा, अवॉइड सोना बाथ। सोना बाथ इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है और सेंसेशंस कभी कभार
कम हो जाती है विद कीमोथेरेपी आफ्टर द सर्जरी एंड स्किन केयर, इट इज वेरी मच रिकमेंडेड। अगर हम पार्शियल एडहेरेंस की बात करें तो बहुत सारी स्टडीज कहते हैं कि ब्लड प्रेशर उस आर्म से नहीं लेना चाहिए जहां पे सर्जरी हुई है, जिस साइड पे, बट वो जो स्टडीज की गई थी वो बहुत ही कम ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन में करी गई थी। अगर हम ज्यादा पॉपुलेशन की बात करें तो ब्लड प्रेशर मेजरमेंट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता एज कम्पेयर टू, तो हम इसको हम पार्शियल एडहेरेंस में रखते हैं कि हम इसको एज पर योर विश यू कैन इवन टेक ब्लड प्रेशर मेजरमेंट टू दिस साइड एंड टू द अदर साइड ऑल्सो। और अगर हम ब्लड ड्रॉस लेते हैं बहुत ही कम देर के लिए, अगर सपोज कर लीजिए हम शुगर मेजरमेंट करने के लिए पिक करते हैं तो उसमें कोई मना नहीं है। तो कौन कौन सी एक्टिविटीज हम कर सकते हैं? हम रेजिस्टेंट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, हम एयर ट्रैवल कर सकते हैं, वॉकिंग के लिए पेशेंट जा सकता है, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग कर सकता है, हाउस होल्ड एक्टिविटीज। तो सारी एक्टिविटीज पेशेंट कैन डू आफ्टर सर्जरी, बस उसको कुछ दिनों के लिए वेट करना होता है, 7 से 14 दिन के लिए। 7 से 14 दिन भी इसलिए क्योंकि जब ड्रेन रिमूव हो जाए, स्टिच रिमूव हो जाए, उसके बाद दे कैन कंटिन्यू विद दोज एक्टिविटीज, बट दे नीड टू टेक प्रिकॉशंस। तो हमने यही, हम स्टडीज की बात कर रहे थे, तो ये हमारे एविडेंसेस हैं जो कि कहते हैं कि कितना हमें जरूरत है या नहीं है। अगर हम प्रोग्रेसिव वेट ट्रेनिंग की बात करें तो कोई लिम्फेडिमा बनने का उससे कोई चांस नहीं है। तो दीज आर सम स्टडीज। और वही अगर हम एयर ट्रैवल की बात करी जाए तो एविडेंसेस बहुत ही कम है जो इसको सपोर्ट करे कि लिम्फेडिमा से होगा। जैसे बीपी मॉनिटरिंग हो गया। तो ये हो गया हमारे जनरल प्रिकॉशंस। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइजेस की। अभी तक हम प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं। प्री हेबिलिटेशन सेशन हमने दे दिया। प्री हेबिलिटेशन सेशन में हम सर्जरी से पहले ही पेशेंट की काउंसलिंग कर देते हैं, उसको एक्सरसाइज सिखा देते हैं। वो हम इसलिए सिखाते हैं कि जिससे पोस्ट ऑपरेटिव उसका जो कोऑपरेशन लेवल है वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज हो सके। वो पेशेंट खुद से समझ सके कि हमें कैसे अपने लिम्फ को कैसे मैनेज करना है। अगर चांसेस है लिम्फ का तो हम उसको कैसे प्रिकॉशनरी हम टैकल कर सकते हैं। तो पोस्ट ऑपरेटिव रिहेबिलिटेशन को हम डिवाइड करते हैं स्टेज 1 एक्सरसाइजेस में, स्टेज 2 एक्सरसाइजेस में एंड स्टेज 3 एक्सरसाइजेस में। स्टेज 1 एक्सरसाइजेस हम इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव फेज में ही स्टार्ट कर देते हैं जब ड्रेन्स होते हैं। स्टेज 2 एक्सरसाइजेस में हम स्टार्ट करते हैं आफ्टर 1 वीक ऑफ सर्जरी, जब ड्रेन और स्टिच रिमूव किए जाते हैं। और स्टेज 3 एक्सरसाइजेस होती है जिसको हम मेंटेनेंस फेज कहते हैं। तो स्टेज 1 एक्सरसाइजेस की बात करें, स्टेज 1 एक्सरसाइजेस हमेशा बहुत जेंटल होनी चाहिए एंड इट कैन बी डन इमीडिएटली आप पोस्ट ऑपरेटिव फेज एट द पीओडी लेवल 1, जिसको हम कहते हैं आज सर्जरी हुई है तो कल से हम एक्सरसाइजेस उनकी शुरू कर सकते हैं। तो एक थोड़ा सा स्ट्रेच फील होगा तो वो हम स्ट्रेच, इट इज वेरी मच नॉर्मल, बट वो स्ट्रेच इतना तेज नहीं होना चाहिए कि उससे ड्रेन का अमाउंट इंक्रीज हो और जिससे उसके स्टिचेस पे फर्क पड़े। तो हम 3 से 4 बारी कर सकते हैं। स्टेज 1 एक्सरसाइजेस में हम कौन कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं? सबसे पहले हम डायफ्राग्मेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की बात करते हैं। अब बहुत सारे पेशेंट्स हमसे खुद पूछते हैं कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का लिम्फ से क्या रिलेशन है। तो डायफ्राग्मेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हमारे जो सेंट्रल लिम्फ चैनल होता है उनको ओपन कर देता है। So it is very much recommended to done diaphragmatic exercises throughout their lifetime. And second exercises की बात करें तो they can do pumping movements of hand, they can do shoulder abduction, shoulder flexion, जिसको shoulder abduction को हम कहते हैं जो साइड से हम हाथ को ऊपर लेके जाते हैं। अगर हम आगे से लेके जाए हाथ को ऊपर तो उसको हम shoulder flexion कहते हैं। और जैसे हो गए फ्री हम मूवमेंट कर सकते हैं एल्बो की और हैंड्स की भी कर सकते हैं। अब हम किस रेंज तक कर सकते हैं इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो एक्सरसाइजेज हम सर्जरी के बाद अगर रिकंस्ट्रक्शन नहीं किया गया तो हमारे रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है, बट स्टिल वी कीप इट बिटवीन 90 टू 120 डिग्री। बट अगर कुछ ग्राफ्स लिए गए हैं, हमेशा अगर फ्री फ्लैप लिया गया है तो हम प्रिकॉशनरी बहुत ध्यान रखते हैं या तो एक्सरसाइजेज ना कराई जाए पोस्ट ऑप, और अगर कराई भी जा रही है तो बहुत ही कम डिग्री तक लेके जाएं। जैसे अगर हम लैटिस मेडोसा फ्लैप की बात करते हैं, लैटिस मेडोसा फ्लैप को बहुत ही जेंटल तरीके से एक्सरसाइजेस करनी चाहिए टू नॉट गो बियॉन्ड 60 डिग्री। और फ्री फ्लैप में और ज्यादा प्रिकॉशन लेने हैं। और टिश्यू एक्सपेंडर की बात करें, पेडिकल फ्लैप ट्रैम की बात करें तो उसमें हम 90 डिग्री तक लेके जा सकते हैं। तो ये हमारी होगी रेंजेस। रेंजेस हम कहते हैं 90 डिग्री, जैसे हम हाथ को आगे की तरफ उठाते हैं तो हम कितना आगे की तरफ उठा सकते हैं, तो हम उसको डिवाइड करते हैं 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। तो इस तरीके से हम मैनेज करते हैं। स्टेज 2 एक्सरसाइजेस की बात करें, स्टेज 2 एक्सरसाइजेस ब्रेन रिमूवल के बाद की जाती है। हमें ध्यान देना है कि उनका जो फुल रेंज है तो हाथ पूरा का पूरा ऊपर उठ जाना चाहिए। थोड़ा दर्द भी हो तब भी हम हाथ को ऊपर उठा सकते हैं ब्रेन रिमूवल के बाद।
तो इसमें हम वेट उठाने के लिए मना करते हैं पेशेंट को, तो इसमें हम एक्सरसाइजेस कराते हैं, टॉवल एक्सरसाइजेस करा सकते हैं पेशेंट्स को, एंड देन हम उनको बैंड एक्सरसाइजेस करा सकते हैं। बैंड एक्सरसाइजेस एक मतलब कुछ भी हम एक सपोज करो एक रोड पकड़ के हमें उसको ऊपर की तरफ सामने की तरफ लेके जाना है, तो इसको हम कहते हैं शोल्डर फ्लेक्स कहते हैं, बट हम इसको नाम देते हैं बैंड एक्सरसाइजेस का, जिससे वो पूरा रेंज अचीव करते हैं। ट्रेपेजियस स्ट्रेच हम इसमें स्टार्ट कर देते हैं, एंड देन हम उसमें शोल्डर स्ट्रगिंग हो गया, शोल्डर रोटेशन हो गया, वी कैन स्टार्ट दीज एक्टिविटीज, एंड देन बॉल स्लाइड्स वी कैन स्टार्ट। बॉल स्लाइड्स में हमें एक असिस्टेंस मिलता है बॉल का, तो बॉल में अगर हम साइड से करते हैं तो जैसे पहले मैंने बताया कि साइड वाली मूवमेंट को हम दीवार की हेल्प लेते हैं, तो दीवार से हम उसको मदद से हम ऊपर तक लेके जा सकते हैं, तो वी कैन फील द स्ट्रेच। अगर हम अबडक्शन की बात करें, सेम वैसे अगर हम फ्लेक्शन करते हैं तो हम दीवार की सहायता से उसको आगे की तरफ भी ले जा सकते हैं, जिसको हम शोल्डर फ्लेक्शन कहते हैं। तो ये हो गया हमारा स्टेज 2 एक्सरसाइजेस। स्टेज 3 में हमें मेंटेन करना है, वी कैन स्टार्ट रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस एज वेल। तो एक्सरसाइज गाइडलाइंस की बात करें, am I audible? No. Yes, Help you are audible. हाँ जी मैम, अभी तक मैम प्रेजेंटेशन आई थिंक वो कंप्लीट हो, कल्पेश जी पंक्ति, शुड आई स्टार्ट? Yes, yes. Yes. Yes, please. हाँ जी, एक बार प्रीवियस स्लाइड पे चले जाइए एक बारी। हाँ जी, तो ये हमारी एक्सरसाइज गाइडलाइंस है, तो एक्सरसाइज गाइडलाइंस हमें हमेशा हम उसको फॉलो करते हैं। तो पोस्ट ऑपरेटिव फिजिकल थेरेपी जैसे पहले बताया कि एकदम फर्स्ट डे पे शुरू कर देनी चाहिए, तो आफ्टर 1 वीक हम पोस्ट स्टेज 2 एक्सरसाइजेस, हम एक्टिव एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद हम रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस करा सकते हैं स्टार्ट। आगे नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाइए। या तो पोजिशनिंग, तो सिटिंग और लाइंग फॉर टू लॉन्ग could increase the risk for lymphedema in people who have impaired lymphatic drainage। तो हम उसमें रिकमेंड करते हैं, जैसे हमारा स्लीपिंग पोस्चर कैसा होगी, और पेशेंट अगर ज्यादा से ज्यादा देर तक लाइन पोजीशन में है या एक ही सेम पोजीशन में है, तो वो हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। एक नेक्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए, नेक्स्ट प्लीज। So this is the sitting posture which we used to recommend in supine position, in sideline position, and if patient is sitting also. So these are अभी हम प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज की बात करें कि अगर लिम्फेडिमा अगर सर्जरी होती है और हम उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकली वो पोजिशनिंग कितना फॉलो कर सकते हैं, कितना इजी 8 घंटे की नींद लेने वाला 3 मेंटेन कर सकता है, दैट विल बी मोर देन एफिशिएंट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ जी, सो अगर अब लिम्फेडिमा हो जाए, लिम्फेडिमा अगर हो जाता है तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, तो उसके लिए हम कंप्लीट डिकंजेस्टिव थेरेपी करते हैं, जिसको हम सीडीटी कहते हैं। हम इसको कंप्लीट डिकंजेस्टिव थेरेपी के नाम से भी जानते हैं, हम इसको कॉम्प्लेक्स डिकंजेस्टिव थेरेपी के नाम से भी जानते हैं। तो उसमें हमारा आता है एक तो मैनुअल लिम्फ ड्रेनेज, उसमें सेकंड हमारा आता है प्रिकॉशंस और एर्गोनॉमिक एडवाइसेस। जैसे हम प्रिकॉशंस की बात कर रहे थे, प्रिवेंशन की बात कर रहे थे, वैसे ही हम बात करते हैं मैनेजमेंट में भी। कंप्रेशन गारमेंट एंड एडवांस्ड न्यूमेटिक कंप्रेशन थेरेपी। सो एमएलडी की बात करें तो एमएलडी मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज, सीडीटी में हमारा आ जाता है एमएलडी आ गया, प्रिकॉशंस हो गया, कंप्रेशन जी। Yes, sir. Hello.
हेलो आपकी वॉइस नहीं आ रही सर। अल्पेश जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। तो हमारे कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी है सीडीटी के लिए। हम सीडीटी किस किस में नहीं कर सकते? तो डीकम्प्रेसेड इंसफिशिएंसी हो तो हम उसमें सीडीटी करते हैं। अगर पेशेंट ब्लड ना ले हम उसमें नहीं करते। कार्डियक एडिमा हो, कोई पेसमेकर हो तो हम उसमें सीडीटी नहीं किया जाता। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। तो सिग्निफिकेंस, तो सीडीटी का सिग्निफिकेंस क्या है? इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ लोकल लिम्फेटिक सिस्टम so that it chemical metabolites and waste from the impaired tissue। तो अगर वहां पर कोई भी हमें लगता है कि वहां से नहीं हो पा रहा लिम्फेटिक ड्रेनेज, तो उसमें हम बहुत सॉफ्ट प्रेशर लगाते हैं। सीडीटी में हमेशा है तो चार उसकी 4 टेक्निक होती है। हम सबसे ज्यादा वाटर टेक्निक यूज करते हैं। तो वाटर टेक्निक में जो प्रेशर होना चाहिए वो बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए, एंड इट हैज टू बी फ्रॉम डिस्टल टू प्रॉक्सिमल। पर डिस्टल टू प्रॉक्सिमल की भी बात हम तब कहते हैं कि हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाए, पहले हमें सेंट्रल चैनल को क्लीन करना चाहिए। सेंट्रल या नेक्स्ट स्लाइड। तो ये हमारी टेक्निक्स है एमएलडी की। वाटर टेक्निक, कैसलेस स्मिथ टेक्निक, टेक्निक। तो हम ज्यादातर यूज करते हैं वाटर टेक्निक में। हम ये यूज करते हैं कि टू प्रॉक्सिमल प्रेशर लगाना है so that we can drain that against the gravity। तो हमें सबसे पहले सेंट्रल चैनल ओपन करने होते हैं। सेंट्रल चैनल ओपन हमेशा सीडीटी स्टार्ट करने से पहले हम एथलेटिक एक्सरसाइजेस जरूर स्टार्ट करते हैं। उसके बाद इसमें बैंडेजिंग बहुत जरूरत है मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज देने के बाद। तो मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज हमेशा के हमेशा सबसे पहले सेंट्रल चैनल ओपन करना है। तो टुवर्ड्स द ब्रेस्ट टिश्यू आल्सो वी नीड टू मोबिलाइज एंड वी नीड टू नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या सो exercises, so exercises that it has to be individualized based। अगर लिम्फेडिमा होता है तो उसके लिए हम एक सेल्फ लिम्फेटिक ड्रेनेज हमारा हम एक पैम्फलेट भी देते हैं पेशेंट को अपने हॉस्पिटल में। तो उसमें हम एक एक्सरसाइजेस सिखाते हैं। तो उन एक्सरसाइजेस को पेशेंट को फॉलो करना होता है 5 से 8 बारी एक दिन में। एक्सरसाइजेस साथ साथ करनी होती है अगर लिम्फेडिमा हो भी जाए। एक्सरसाइजेस हमेशा कंप्रेशन स्ट्रोकिंग उतार के करनी चाहिए। कंप्रेशन स्ट्रोकिंग हम बोलते हैं जब पेशेंट वर्किंग कंडीशन में है। अगर पेशेंट काम कर रहा है या कुछ एक्टिविटीज कर रहा है तो उस समय उसको स्ट्रोकिंग पहननी चाहिए। जब वो पेशेंट रेस्ट कर रहा है तो हम स्ट्रोकिंग मना करते हैं। कंप्रेशन स्ट्रोकिंग, कंप्रेशन बैंडेजेस में फर्क होता है। बैंडेजेस इट हैज टू बी डन बाय द थेरेपिस्ट। जो स्ट्रोकिंग्स होते हैं वो कस्टमाइज बेस बनाई जाती है, वो इसके बनाई जाती है सो दैट पेशेंट कैन वियर दैट। तो हमेशा बैंडेजेस जब हम देते हैं पेशेंट्स को वो हम प्रिस्क्राइब करते हैं अराउंड 24 घंटे के लिए। थेरेपिस्ट ही उसको बांधता है, थेरेपिस्ट ही उसको उतारता है। तो बैंडेजेस हमेशा बहुत सॉफ्ट होती है, उसमें बहुत सारी लेयर्स होती है। उस लेयर के थ्रू बैंडेजिंग कैन बी वेरी हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द लिम्फेडिमा। एक न्यूमेटिक कंप्रेशन की बात करें जिसको हम एडवांस न्यू जनरेशन न्यूमेटिक कंप्रेशन थेरेपी कहते हैं। इस सीडीटी के साथ देखा गया है कि अगर हम लिम्फा प्रेस भी लगाए तो उसका इफेक्ट ज्यादा अच्छा होता है। कुछ स्टडीज कहती है कि इट इज हेल्पफुल एंड कुछ स्टडीज कहते हैं इट हैज नो इफेक्ट। बट डिपेंड करता है कि आपकी जो लिम्फा प्रेस मशीन है वो कितने चैम्बर की है। ये बहुत सारे चैम्बर्स में आती है, 4 चैम्बर में आती है, 6 चैम्बर में, 8 चैम्बर में, 12 चैम्बर में। हम अक्सर पेशेंट को जो देते हैं वो 12 चैम्बर की मशीन देते हैं। 12 चैम्बर का मतलब होता है कि पेशेंट को 12 सेगमेंट्स में प्रेशर दिया जाता है। तो ये जो प्रेशर दिया जाता है वो हम मेंटेन करके रखते हैं 60 से 180 एमएमएचजी के बीच में। जो मगर रेंज जो होती है वो 20 से 180 एमएमएचजी की होती है।
तो ये प्रेशर कैसे देते हैं वो डिपेंड होता है पेशेंट टू पेशेंट पे। तो उसके हिसाब से वी नीड टू गिव लिम्फाप्रेस फॉर 7 to 10 सेशंस। तो ये देखा गया है कि जो पेशेंट्स लिम्फाप्रेस लेते हैं साथ में सीडीटी लेते हैं तो विद इन 7 days स्टेज 2 स्टेज 1 लिम्फेडिमा कैन बी मैनेज वेरी इजीली। बट हाँ, अगर स्टेज 3 तक पहुंच गया है, एलिफेंटियासिस स्टेज पे पहुंच गया है, तो देयर इज अ रोल ऑफ प्लास्टिक सर्जन टू इंटरवेन। तो डिपेंड करता है कौन सी टेक्निक सीडीटी की क्या कर रही है। जैसे अगर हम बात करें स्टोकिंग्स की, तो स्टोकिंग्स जो है वो सिर्फ मेंटेन कर सकता है फ्लूइड को, वो मेंटेन कर सकते हैं कि आपकी लिम्फेडिमा बढ़े ना। बट अगर आप स्टोकिंग्स ले रहे हैं तो साथ में मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज की बहुत जरूरत है, जिसको हम एलजी टेक्निक कहते हैं, और साथ में कंप्रेसिंग बैंडेज बहुत जरूरत है, जिसको हम एक कहते हैं नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में जो बाहर अवेलेबल होती है उससे कहते हैं लिम्फेडिमा किट। तो लिम्फेडिमा किट में बैंडेजेस अवेलेबल होती है, वो हम अक्सर पेशेंट को सिखा देते हैं। तो जो मेन क्वेश्चंस होते हैं पेशेंट के वो ये होते हैं कि ये प्रैक्टिकल कितना है। अगर आज हम थेरेपिस्ट खुद बोले कि आप डेली आइए, डेली हम आपको बैंडेजिंग पहनाएंगे, अगले दिन उतारेंगे, तो इट्स नॉट क्वाइट इजी फॉर द पेशेंट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। So this is the pneumatic compression machine. Next please. So as we all know, lymphedema is a devastating complication of cancer treatment. So as the etiology of this disorder remains unknown, so lack of research and guidelines and gaps in our knowledge leads to adaptation of older prevention strategies. So individualized risk reduction behavior plan for each patient depend upon the surgery contributes to a safer and effective prevention strategy. So timely education of patient and family members regarding surgical complications and self technique should be incorporated. Thank you. Next slide, please.